नूर मैडम, वो जो अभी काफी दिन से एक वीडियो वायरल हुई है जो आपने कोंडवा पुलिस स्टेशन में बनाए थे, तो वहां से वो कुछ लड़का बोल रहा है कि यही औरत है। हाँ। और आपने उसके ऊपर बता रहे ड्रग्स पेडलर है ये। तो आपने आरोप किया है, उसके ऊपर आपके पास में क्या सबूत है? और क्लियर कट है कि वो लोग ड्रग्स बेचते हैं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक अभी हाल ही में एक मसला पेश आया हुआ है और देश के कई नागरिकों को उसकी डर सी छाई हुई है। पिछले कई साल पहले एक शाहीन बाग का मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय आपका कोई भी वीडियो, उस समय आपका कोई स्टैंड नहीं था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो सोशल मीडिया पे भी चल सकता था, वो घर बैठे भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली मूवमेंट था। किन किन मामलों में आपको सफलता मिली? आप कई मामले में दखल देती है, यानी कि आप उसको लेती है और उसको आप बीच में से छोड़ते हैं या फिर एंड तक लेके जाते हैं? आपका क्या उसमें स्टैंड होता है? हर मामला तो अब तक मैं एंड तक लेके गई हूँ। जी। सोसाइटी का मैटर देखेंगे तो उसमें एफआईआर आई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 एफआईआर आई। जी। अभी रिसेंटली एक एफआईआर आई 15 लोगों के ऊपर, जिसमें एक मेरे जो क्लाइंट थे उनका नाम था अजय दिनकर धायगावे, जो उसी बिल्डिंग के रेसिडेंस थे। उन्होंने 15 लोग पे एफआईआर लाया काड़ीपड़ाल पुलिस स्टेशन। तो उस मैटर को भी हम लगे हुए ही हैं, बेल बाकी है, कोर्ट जाएगा, हम लास्ट तक हर मैटर में रहते हैं। वही मैटर छोड़ती हूँ जहाँ से फीस नहीं आती है। जी। मामलों में आपको किन किन मामलों में आपको सफलता मिली? सफलता यानी तो कि रेशियो जो 100% का होता है उसमें से कितने प्रतिशत आप जिस केस में ज्यादा स्ट्रगल किया उसमें सफलता मिली, जिस केस में कम स्ट्रगल किया उसमें कम सफलता मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सवाल पूछा ना, यही सेम सवाल मुझे अभी 2 महीने पहले मेरे क्लाइंट ने साइबर पुलिस स्टेशन में मुझे पूछा था कि क्या आप आज तक कोई केस हारी है? तो मैं भी सोचने लगी कि हाँ, ये सवाल इन्होंने पूछा। मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं याद कि मैं कोई केस हारी होंगी। लेकिन घर पे आने के बाद मैंने पूरी फाइल निकाल के चेक की और सच में मैं आज तक कोई केस हारी नहीं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आगे नहीं बोल आगे सकते। नहीं पता। बराबर। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक महिला होते हुए भी आप हर चीज़ में डटे हुए हैं और आप पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। मैडम, आप अच्छे लॉयर है, क्रिमिनल में भी है, सिविल में भी आप देख रहे, दोनों तरफ प्रैक्टिस करते हैं आप। तो एक अभी हाल ही में एक मसला पेश आया हुआ है और देश के कई नागरिकों को उसकी डर सी छाई हुई है। गलत है वो डर लगना, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। ये सब गलत है। पर आपका क्या मामला होगा कि जो एसआईआर चल रहा है उसमें आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सबसे पहले ना, एसआईआर ये कोई नई बात नहीं। हर 10 साल में ये सर्वे होता है। यस। हर 10 साल में जनगणना हमेशा होती है, स्क्रूटिनिटी होती रहती है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लस अपोजिशन, इन लोगों ने ना इस बात को मुद्दा बना दिया। अभी रिसेंटली मुझे कुछ कॉल आए मुंबई से, जिनमें ना लोगों को इतना डरा दिया है कि बोला है कि आपको डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा। मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर है, छोटा मोटा काम करते हैं, जिनको ये सब चीजें नहीं पता, जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा है या उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, उनके घर में पैदाइश हुई है, तो पक्का वो लोग जाने वाले हैं डिटेंशन सेंटर में। तो ये डर का माहौल बनाया गया है। अब रही बात ये कि मैं इतने वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस बात पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं चाहती ऑलरेडी लोग डरे हुए और डरे जी। मुझे भी, और इस बारे में कॉल्स आए, मैं उनको समझाते बैठूँ इस बारे में। तो बेटर है, एक ही बात मैं बोलूँगी कि इन चीज़ों से डरो मत। आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, माँ बाप का होगा, माँ बाप का नहीं है, तो आपको फॉर्म 6 भरना है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। बीएलओ आपकी सपोर्ट के लिए है, आपको कोई कहीं नहीं भेजने वाला है। जी। ये सर्वे होगा, ये हर साल, हर 10 साल में ये रिपीट होता है। जी। जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस लगती है, कौन आया कौन नहीं आया, और साल के एंड में बताते हैं कि किसकी अटेंडेंस पुअर थी, उससे ग्रेड देते। बस वही होने वाला है, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, वही जाएगा जो भारतीय नागरिक नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप भारतीय नागरिक है ना, कुछ तो प्रूफ रहेगा आपके पास। 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब इस बारे में ना हर कोई वीडियो बना रहा है, बराबर। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जो इस बारे में नॉलेज रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मेरा बोलना ठीक रहेगा। पिछले कई साल पहले एक शाहीन बाग का मूवमेंट चल रहा था,
तो उस समय आपका कोई भी वीडियो और उस समय आपका कोई स्टैंड नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ? ना मेरा उस समय था, ना मेरा आगे रहेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट को गलत मानती हूँ। जी। अभी आप मुझे बताइए, शाहीन बाग क्या आउटकम है उसका? नहीं, जीरो। नहीं, पर सीए एनआरसी तो रुक गई उस जब इतना उसकी सारा। वजह से नहीं रुकी, लॉकडाउन आ गया इसलिए रुक गया। नहीं, अगर आप लॉकडाउन का देखेंगे अगर दोनों का सीमित समय देखे सेम है। तो शाहीन बाग चल रहा था, चलते चलते चलते, नॉट ओनली पुणे, हर जगह चल रहा था। चलते 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 क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, सबको उठा के हटा दिया गया। क्या आउटकम है, क्या हुआ? शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो सोशल मीडिया पे भी चल सकता था, वो घर बैठे भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली मूवमेंट था, लोगों को एक जगह बिठा के, स्पेशली फीमेल्स को बिठा के, जी। एक पार्टी फीमेल्स को बिठा के लोगों को दिखा रही थी कि भाई हम लोग घर से बच्चों वाली माओ को उठा उठा के लाएंगे। कोई आउटकम नहीं उसका। जी। अगर उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हो तो बताइए। सिटीजनशिप किसी की भी खत्म नहीं होने वाली है। क्या ऐसा हुआ कि शाहीन बाग आने से पहले, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट आने के पहले लोगों को डिटेंशन भेज दिया गया था और वो आया तो लोग आ गए? नहीं। या ऐसा हुआ कि शाहीन बाग की वजह से बहुत सारे लोगों की नागरिकता बच गई, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप नागरिक हो? कुछ नहीं, पॉलिटिकल स्टंट। मैं मानती हूँ इसके बाद बहुत सारे मुझ पर अटैक्स आएंगे, बट ये पॉलिटिकल स्टंट था। आप खुद सोचिए, कोई भी लॉजिकली सोचे, आप खुद सोच रहे हैं, अभी मैं बोल रही जी, हूँ। मैं सोच रहा हूँ, उसी मामले में सोच रहा हूँ। नूर मैम, वो जो अभी काफी दिन से एक वीडियो वायरल हुई है जो आपने कोंडवा पुलिस स्टेशन में बनाए थे, तो वहां से वो कुछ लड़का बोल रहा है कि यही औरत है। हाँ। और आपने उसके ऊपर बता रहे ड्रग्स पेडलर है, ये है। तो आपने आरोप किया है, उसके ऊपर आपके पास में क्या सबूत है और क्या आप उनके ऊपर ऐसा? सबूत तो मेरे पास बहुत सारे हैं, जो मुझे एसीपी मैडम ने बोला है कि मुझे भेज दो ट्रस्ट करके, लेकिन मैंने कुछ भी अभी शेयर नहीं किए हैं। उसका प्रकरण बहुत शॉर्ट है। मैं अभी न्यूली शिफ्टेड हुई एक सोसाइटी में, एक गेटेड सोसाइटी में, और वो लोग वहाँ रहते हैं पिछले 5.5-6 साल से। रमज़ान के दिनों में हम रातों में जागते ऑलमोस्ट, तो रमज़ान के दिनों में मुझे ना पता चला कि ये लोग ना ड्रग्स बेचते डेली ना। कुछ लोग है, पैटर्न है, एक आदमी वो आता है बैग लेके, वो पैकेज पकड़ाता है, फिर वो पैकेज जाने के बाद ना चिट्ठी पे टिक होता है। अच्छा, इन चीज़ों को ना मैंने एविडेंस कलेक्ट की, फिर वो लोगों की आवाज़ के कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि गांजा बहुत महंगा हो गया है, एमडी बहुत महंगी हो गई है। फिर वो लोग रातों में निकलते हर 2-2 घंटे में घर पे आते, मतलब जो उनका माल होता है वो लेके जाते, हर 2-2 घंटे में कलेक्ट करने आते। फिर रमज़ान के ही दिनों में क्या हुआ, आपस में ना उन लोगों का घर में झगड़ा हो रहा था। अच्छा, मेरा उनसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, मेरी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मैं न्यूली शिफ्टेड हूँ और मैं किसी से बातचीत भी नहीं करती हूँ। मेरा रेसिकम ऑफिस है, तो मेरा ऑफिस वहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा है मेरा। तो 7वें रमज़ान को ना मुझे मालूम पड़ा कि उनके घर में खूब झगड़े हो रहे हैं। अब आवाज़ तो पूरी फ्लोर पे आ रही, उसमें गांजे को लेकर झगड़ा हो रहा है, कितना गांजा बिका, कितना नहीं बिका, मैं जेल जाके आया, तुम लोग ने इतने पैसे का ये किया, मेरे हिस्से में इतना आना चाहिए। और इसी बीच में उन लोगों ने अपनी माँ को मारा और उनकी माँ निकल के घर से भागने लगी, और मेरे बाजू के कुछ पड़ोसी वो लोग जाके बीच में उनका बाज बचाव करने लगे। ये प्रकरण हो गया। मैंने सोसाइटी को कंप्लेंट किया कि बहुत न्यूइजेंस है, उन लोगों ने इनक्रोचमेंट भी किया हुआ है, बाहर भी अंदर भी। ये इशू खत्म हो गया था, वो लोग खुद ही अपना बैग पैक करके भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक एडवोकेट आ गई है, वो भी मेरे जैसी, और सीसीटीवी लगा है, तो हम यहाँ धंधा नहीं कर पाएंगे। बट क्या हुआ, उनको ना जाने के पहले बहुत गुस्सा था मेरे ऊपर, तो उनको था कि जाने के पहले ना हम इसको कुछ बोल के जाएंगे। तो इस इशू को लेके क्या हुआ, सडनली एक दिन शाम को मैं कोंडवा पुलिस गई, मैंने जाकर एनसी की कि इन लोगों के घर से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, प्लस ये लोग गाली गलौज बहुत देते हैं, मुझे डिस्टर्ब होता है, मेरे क्लाइंट भी आते हैं और मुझे डिस्टर्ब होते हैं उसके लिए। और सोसाइटी को मैंने कंप्लेंट, सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है। इन लोगों ने क्या किया, पुलिस को एडवांस में नीचे बुला के रखा, नीचे पुलिस खड़ी है, ये मुझे मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ा पुलिस नीचे खड़ी है, ये लोग मेरे दरवाजे पे आके मुझे गालियाँ दे रहे पर्पजली। मैंने क्या किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, मैंने जानबूझ के वो ऑडियो उनका म्यूट रखा है, क्योंकि वो मेरे लिए एविडेंस है कोर्ट में, उसके बेस पे उनके ऊपर आई है एफआईआर, बीएनएस के सेक्शन 79 के अंदर एफआईआर आई। उन लोगों ने गाली देना स्टार्ट किया कि वो लोग गाली देंगे तो मैं भी गाली दूंगी, वो लोग बोलेंगे बाहर निकल ये कर तो मैं भी निकलूंगी, तो कुछ होगा तो वो लोग मेरे ऊपर ही गुना दाखिल करेंगे। बट वो हुआ नहीं। और फिर मैंने सीनियर पीआई को ऑडियो भेजा, आपने मेरी वो वीडियो भी देखी होगी, मेरे ख्याल से आपके चैनल पे आपने चलाई भी है वो वीडियो, जिसमें मैंने सीनियर पीआई को बोला कि ये लोग तुमको घाड़गे बोल रहे, डायरेक्ट हमारी घाड़गे से बात हो गई है, घाड़गे क्या कर लेगा देख लेंगे। तो आपका उसमें कोई संबंध है क्या, ऐसा आपने उसको? हाँ, और घाड़गे साहब बोल रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हो सकता। आप मेरे को बताओ मैं क्या एक्शन लूँ?
वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में आके मेरे हस्बैंड को पुलिस के सामने बोल रहा है, तुम्हारी बीवी क्या करी तुमको मालूम है क्या, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जाके हम लोग बोल रहे हैं, आप वीडियो में सुनेंगे, जी। सीनियर पीआई है, पसीने छूट रहे हैं, हालत खराब, वो पूरा रुमाल लेके पोंछ रहा है पसीना, वो बंदा बाहर नहीं आ रहा है। फिर मैंने वीडियो बनाई। जब पुलिस ही हेल्पलेस है तो कोई क्या कर लेगा। जी। फिर मैंने वो वीडियो वायरल की, वीडियो वायरल करके मैंने सीपी सर को भेजी। जी। सीपी सर का मुझे कॉल आया, सीपी सर के बाद डीसीपी मैडम का मुझे मैसेज आया। जी। वो मैसेज में डीसीपी मैडम ने मुझे बोला कि आप वहीं रुको, मैं एसीपी को भेज रही हूँ। फिर एसीपी मैडम आए, एसीपी मैडम ने आके उसको बुलाया, मेरे सामने डांटा। द मोमेंट मैडम उसको डांट रहे हैं, वही टाइम सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो लोग घर का सामान खाली कर रहे हैं। तो अगर पुलिस पहले ही उन लोगों पे रोकथाम लगा देती तो इतना विषय बढ़ता नहीं, पुलिस की बदनामी होती नहीं। क्लियर कट है कि वो लोग ड्रग्स बेचते हैं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो भी है जिसमें क्राइम पीआई और 5-6 पुलिस वाले उनके घर में जाके आधे आधे घंटे बैठ रहे। क्यों बैठ रहे? बहुत बड़ा आरोप मैं वीडियो लगा। वायरल कर दूंगा तो, और मालूम है क्राइम पीआई का वीडियो है मेरे पास। नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं बहुत हाँ, मैं बड़ा आरोप लगा रही हूँ बहुत बड़ा, मेरे पास वीडियोज है। यानी कि आप ऐसा बोल रही है कि इनका कुछ हफ्ता वगैरह जाता है, बिंदास जाता है कोंडवा पुलिस को। कोंडवा पुलिस को। जब मैंने कोंडवा पुलिस में ये हंगामा किया, उस रात को लड़के बुरखे में, देखिए एक लड़की बुरखा पहनती, एक लड़का बुरखा पहनता है, पता चलता है पैरों से। जी। लड़के बुरखे में, उनके कंधों से मालूम पड़ता है कि लड़का है वो बुरखे में है। मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं डालूंगी मेरे चैनल पे। उसमें वो लड़के बुरखे में वो बैग ले लेके भाग रहे, मतलब रातों रात पूरा ड्रग्स हटवाया गया। इवन तो एक वीडियो मेरे पास है जिसमें दोपहर के 12 बजे मैं बैठी हूँ पुलिस स्टेशन में और पुलिस गई इनको घर पे से लाने कि तुम लोग आओ, तुम्हारे को नोटिस देना है। उस वक्त एक आदमी गांजे का पैकेट लेके आया है और अंदर से उसका बेटा बोलता है, मम्मी गांजा निकालू कि नहीं। अरे वाह। वीडियो है मेरे पास सीसीटीवी का, एक नहीं 2 सीसीटीवी, 2 नहीं आप 3 बोलेंगे। मेरे बाजू वाले के पास भी कैमरा है, सेम टाइम में उससे भी वैलिडेट करेंगे। मम्मी गांजा निकालू कि नहीं, तो उसने 1 सेकंड यूं किया और बोली हाँ गाड़ी की चाबी निकाल। और फिर वो गांजा वाला खड़ा है और फिर 15 मिनट के बाद उसकी वाइफ आके बोल रही है कि 10 मिनट लगेगा, जरा रुको, खाली करने में टाइम लगेगा। और फिर वो जा रहा है पूरा पैकेट खाली करके और सिर्फ पर्ची पे टिक कर रहे हैं। और ये सब पुलिस को मालूम, सब बोला है मैंने पुलिस को। वो जो बोल रहा है कि यही है वो औरत, तो वो सिर्फ मजाक उड़ा रहा है मेरी जी। कि जैसे मैं बोलती देखिए ये है वो आदमी, ये है वो चरस वाला, तो वो बता रहा है। वो जिस वक्त उतर रहा है उस वक्त उसके ऊपर प्रिवेंटिव हुआ है। समर पुलिस स्टेशन ने उसे कई किलो गांजा के साथ पकड़ा है, जिसमें इंजेक्शन थे, गांजा थे, बहुत कुछ चीजें थी। आप सिर्फ गूगल पे डालिए यासिर हशीर ड्रग्स, आपको आ जाएगा मैटर। FIR नंबर 42 2025, मेरे पास FIR कॉपी भी है। जी। अच्छा, ये FIR कॉपी जब मैंने बोला ना पुलिस को, तो पुलिस वाले ना, हाँ FIR ढूंढना पड़ेगा, हमारा सिस्टम क्रैश हो गया है। मेरे हस्बैंड ने इमीडिएटली निकाल के दिया FIR CCTV से। शॉक हो गए वो लोग, मतलब उनको अपना काम नहीं करना है। वो लोग शॉक हो गए कि इसको कैसे पता चल रहा है हर चीज। मतलब उनका प्लान था कोंडवा का कि इसको कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग छुपा देंगे, ये ड्रग्स का प्रकरण है ही नहीं। क्यों नहीं है? 9 महीने जेल में रखा है, उसकी पेशी है, 10 अप्रैल को डेट है उसकी। तो ये मैटर को मैंने इतना बड़ा मैटर हाईलाइट किया है। पुलिस चाहे ना तो उन लोगों का पीछा पकड़ सकती है, उनका कैफे है कौसरबाग में, वहीं से ड्रग्स डीलिंग होती है। बट पुलिस ने क्या किया इस मैटर में, जैसे पिछलों को घर खाली कराया था, इनको भी करा दिया। मैं पीछे ना लगूं। तो काफी लंबा अरसा आपको इसमें भी। नहीं, इस मैटर को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने RTI फाइल की है जी कि इनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। वैसे RTI के पहले मुझे मालूम है क्या क्या एक्शन हो गया। उसका ब्रिज बॉन्ड हो गया यासिर हशीर का, मतलब आपको पता होगा ब्रिज क्या होता है। एक बार गुना दाखिल हुआ तो उसके बाद उसका ब्रिज होता है, कंटेम्प्ट लगता है उसके ऊपर, फिर ब्रिज ऑफ पीस का एक्ट लगता है जो DCP करती है। उसके बाद में उसको भी उसने ब्रिज कर दिया, उसको भी उसने बॉन्ड को तोड़ दिया है। उसके ऊपर 110 के आगे का प्रकरण चालू है। बाकी पूरी फैमिली को पुलिस ने पुलिस एक्ट के अंदर किया है, जिसमें ब्रीच ऑफ पीस, किसी को परेशान करना, सताना, ड्रग्स डीलिंग करना, इन सब के अंदर बुक किया है। इसके साथ में एक FIR ये भी है। प्लस मैं आगे भी छोड़ूंगी नहीं, जितने इनके वीडियो में वायरल करूंगी, वायरल करने के बाद देखूंगी मैं पुलिस क्या एक्शन लेती है। मैं ACP मैडम को कोई वीडियो नहीं भेजने वाली, उन्होंने बोला आप मुझे पर्सनली भेजो। ACP या DCP? ACP मैडम। वो जो ACP मैडम का आपने बताया कि क्या नाम है उनका? नम्रता देसाई। तो उन्होंने आपको वीडियो मांगा है? उन्होंने ये मैटर को एक्चुअली उन्होंने सॉल्व किया, क्योंकि ये मैटर इतना बढ़ गया था ना 3 दिन में। सीनियर PI इसमें कोई कॉल ले रहे नहीं थे, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका था कि सामने वाली पार्टी को, यानी कि ड्रग्स डीलर्स को इतना मोटिवेट किया था कि वो हमको परेशान करें। लेकिन जब नम्रता देसाई मैडम DCP मैडम के बोलने पे आई, तब उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ट्रस्ट है पुलिस पर
क्योंकि आपको देख के तो नहीं लग रहा कि आपको ट्रस्ट होगा, आप मुझे कुछ वीडियो भेजो, मैं एक्शन लूंगी। तो मैंने मैडम को एक ही बात बोला कि मैं आपको वीडियोस नहीं भेजूंगी, मैं आपको कुछ वीडियो अपलोड करके उनके लिंक भेजूंगी और फिर मैं देखूंगी आपने क्या एक्शन लिया, फिर मैं आपको चीजें दूंगी। क्योंकि मेरा फुल्ली ट्रस्ट कोंडवा पुलिस से उठ चुका है। लेकिन क्या हुआ, उनसे बात करते करते ही पीछे से घर खाली हो रहा था। जब तक मैं घर पहुंची 1 से 1.5 घंटे में मुझे मालूम पड़ा उन लोगों ने घर खाली कर दिया। तो पुलिस यही करती है, जहां भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है ना, इमीडिएटली अक्यूज को भगा दो। मैंने तब तक यही देखा। नहीं, आप बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं ये आरोप मैं ओपनली कर रही हूँ। वही क्योंकि ये इसकी न्यूज भी बनने वाली है। हाँ, न्यूज बनाई है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। मैं क्लियरली पुलिस को जहाँ पुलिस अच्छा काम करती है मैं वहाँ पुलिस की सराहना भी करती हूँ। जैसे आप वानोरी पुलिस देखेंगे, मैंने उनकी सराहना की। आप साइबर देखेंगे, मैं उनकी सराहना करती हूँ। लेकिन जहाँ पर पुलिस गलत है तो मैं वहाँ नहीं बोलती, सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो भी रहे। जैसे मैंने बोला, आपको भी मैं कभी कहीं देखूं कि आपने गलत किया, मैं जरूर बोलूंगी जी। तो काफी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद में अब क्या बताएं कंक्लूजन के, और अगर हम बढ़े तो बात तो खत्म होने वाली है नहीं। पर मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और ये आपका बोल्डनेस, आपका जो बेबाक आप एक वकील हमें दिखे, आपके वकीली को हमारा सलाम होगा। और ऐसे ही आप वकीली करते रहे, ये हमारी आपके लिए एक आपको शुभकामनाएं भी होंगी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको हमारे टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ये चैनल के थ्रू मुझे लगता है कि जो भी महाराष्ट्र की स्पेशली न्यूज़ है, मतलब मैं तो इस चैनल को फॉलो करती हूँ, कोई और फॉलो करूँ ना करूँ न्यूज़, बट इसको फॉलो करती हूँ। इनकी बहुत सारी न्यूज़ मैंने देखी है जिसमें कोंडवा के कई मैटर्स आपने उठाए थे ऊपर पानी के। मैंने उन्हीं मैटर्स से आपको पहचानती हूँ, इस चैनल को पहचानती हूँ। तो ऐसे चैनल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसी न्यूज़ को हमें आगे लोगों को भेज के बताना चाहिए कि सच जो इस चैनल के थ्रू बताया जा रहा है वो मेरे ख्याल से कोई और चैनल नहीं बता रहा है। आज जो हमारा पॉडकास्ट, जो भी इंटरव्यू हुआ, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। नॉर्मली मुझे जो भी लोग पॉडकास्ट के लिए बोलते हैं, पहले क्वेश्चन भेज देते हैं, आंसर आपको यही देना है, इसीलिए मैं किसी को पॉडकास्ट नहीं देती हूँ। बट आपने ना ही मुझे क्वेश्चन शेयर किए, ना ही आपने कुछ इसमें एडिटिंग किया। देखा जाए तो हमने सिर्फ जो भी है डिस्कशन किया, बातचीत किया। तो बस मुझे लगता है कि ये चैनल आप सबको सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमारे साथ में इतने बेबाक जो वकील है एडवोकेट नूर याकूब शेख मैम आज हमारे साथ में थे। बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई। नो स्क्रिप्टेड, नो प्रिवेंटिव कोई क्वेश्चंस, नो प्रिवेंटिव कोई आंसर्स। टोटली हमारा जो भी था आज जनरली हमारी टॉकिंग हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और काफ़ी सारे जो मुद्दे जो आपको पता नहीं थे, दर्शकों को पता नहीं थे, वो आज आपके सामने हमने खुलासा किए हैं। आगे भी आपको ऐसे जो भी वकील, जो भी आपको देखना होगा, यानी कि कौन सा नेक्स्ट गेस्ट कौन सा होना चाहिए, आप हमको पक्का कमेंट में बताइए। और ये जो हमारी जो बातचीत हुई है, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये हमको पक्का बताइए। मैं यही रुकता हूँ और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके चैनल पे आके मैं इन चीज़ों को बताऊँ, जो चीज़ें मैं शायद लोग जानना चाहते हो। तो ये चीज़ें, इनमें कुछ पर्सनल चीज़ें भी मैंने बता दी और बाकी मैंने जर्नी शेयर कर दी। जी जी जी। मैम को बहुत बहुत हमारी तरफ से आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं होंगी। और ये आप अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। मैं था मुजम्मिल शेख, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र का चीफ एडिटर। थैंक यू।